चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रक्रिया, चुनौतियाँ और उसकी उपलब्धियाँ। इसके अलावा हम देखेंगे आर्थिक विकास के बारे में भी जानकारी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के बारे में। और अभी हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के बाद भारत, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद का जो इतिहास है, अर्थात हम बोल सकते हैं 1947 से लेकर आज की डेट तक, अर्थात 2020। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ रहे हैं। और इसके पहले जस्ट हमने पढ़े थे जो भारत का एकीकरण है, एकीकरण से संबंधित हमने सारी चीज़ें जाने थे, मतलब क्या क्या उसके संबंध में चुनौतियाँ आई है और किस प्रकार एकीकरण किया गया। और फाइनली हमने देखे थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब इसके अलावा हम देखने वाले अभी देखिए लोकतंत्र अर्थात चुनाव प्रक्रिया के बारे में, जो राजनीतिक पार्टी होती है उनसे संबंधित हम सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, देखिए इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले जैसे अगर बात करें हम लोकतांत्रिक राजनीति की, जिसे हम क्रिटिक बोलते हैं, डेमोक्रेटिक, तो मतलब लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसको अपनाना और बाधाओं के बावजूद उसका पालन करना स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत है उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। क्योंकि इतना बड़ा भारत था, भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी जो है विस्तृत था और अलग अलग जो क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो उन सभी को एकत्रित करके एक प्रकार से लोकतंत्र का निर्माण करना या चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना, यह बहुत बड़ी मतलब एक प्रकार से चुनौती थी और यही सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि भी थी। जैसा कि राजनीतिक जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम हम देख लेते हैं यहाँ पे, जिनका नाम है सैमुअल हंटिंगटन। तो ये व्यक्ति जो है, इन्होंने भी इस संदर्भ में भारत को एक प्रकार से क्या कहा है, नाटकीय अपवाद कहा है, नाटकीय अपवाद इनके द्वारा कहा गया है। तो ये सारी चीज़ है और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे चुनावी राजनीति का उद्भव कैसे हुआ, इससे संबंधित हम सारी चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा हम लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके संबंध में जो संस्थागत पहलू है उसकी स्थापना के बारे में देखेंगे। और कुछ समय तक जो है कांग्रेस जो प्रणाली है, यानी कि कांग्रेस का जो सत्ता है वो काफ़ी उसका प्रभुत्व बना रहा, तो उससे संबंधित भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ विपक्षी दल जो कि प्रभाव में आए, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर बात करें हम चुनावी राजनीति का उद्भव की, तो उसी से संबंधित हम सारी चीज़ें यहाँ पे जानने वाले हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत ने जो है कई भविष्यवाणियों और सामाजिक जो वैज्ञानिक पूर्वानुमान है उसको एक प्रकार से उस समय झुठला दिया, जब आज़ादी की शुरुआत में सभी जो विपरीत परिस्थितियां थी उसके बावजूद इसने लोकतंत्र का चयन करने में अपनी जो आस्था है उसकी पुष्टि की। और उसी समय हम देख सकते हैं विभिन्न लोगों मतलब जो तत्कालीन चुनौतियाँ थी उसको देखते हुए यहाँ पे सबसे पहले उनने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो प्रावधान है उसकी शुरुआत मतलब एक प्रकार से महत्वपूर्ण थी। और विभिन्न लोगों के अनुसार इसकी कुछ चुनौतियां भी थी। तो चुनौतियों के अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे कि ज़्यादातर जो गरीब और अशिक्षित आबादी थी, मतलब भारत के अंतर्गत सबसे मुख्य समस्या क्या थी, चुनौती, अधिकांश जनता कैसी थी, गरीब व अशिक्षित थी। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिल रही थी। इसके अलावा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र था, सामाजिक और जो आर्थिक, एक प्रकार से ये काफ़ी विविधतापूर्ण भरा हुआ था, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से भी काफ़ी विविध था और सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से। तो ये मुख्य रूप से भारत के सामने चुनौती थी। इसी के अंतर्गत अगर देखें हम तो इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया गया था जो अभी मतलब भारत के अंतर्गत हो रहा था। तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं भारत की जो सफलता थी, तो वर्षों में इस संदर्भ में जो भारत की सफलता दुनिया भर के जो अन्य देश थे उनके मतलब उन देशों के लिए भी एक प्रकार से अनुकरणीय थी। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं काफ़ी यूनिक टाइप की जो है सफलता हम देख सकते हैं भारत के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारत है, इस तरह की जो गंभीर चुनौती है इसकी उपस्थिति में विभिन्न देशों के अन्य नेताओं ने शासन के रूप में लोकतंत्र को पसंद नहीं किया और कई नए स्वतंत्र देशों में लोकतंत्र जो था मतलब स्वतंत्र देशों में एक प्रकार से नेतृत्व ने तर्क भी दिया। और यहाँ प्राथमिकता जो थी एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ प्राथमिकता अगर राष्ट्रीय एकता होती, राष्ट्रीय एकता, तो लोकतंत्र उपयुक्त नहीं था। तो इस प्रकार से यहाँ कहा भी गया। और क्योंकि इसमें मतभेद और संघर्ष बढ़ेंगे इसलिए कई जो स्वतंत्र देश थे, स्वतंत्र देशों में गैर लोकतांत्रिक शासन के विभिन्न रूप अपनाए गए। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व का मानना था कि चूँकि राजनीति है उसमें दो सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले जो चीज़ें थी, तो वो दो चीज़ें कौन कौन सी थी, एक तो प्रतिस्पर्धा और एक शक्ति।
अतः राजनीतिक गतिविधियों का इरादा जो था सार्वजनिक हितों का निर्णय लेना और उनका पालन करना होना चाहिए था। तो ये मुख्य रूप से हम देख सकते हैं चुनावी राजनीति जो है उसका उद्भव हम देख सकते हैं। इसने जो प्रावधान अपनाया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अपनाया, चुनौती भी हमने देख ली है। भारत की जो सफलता थी अन्य देशों के लिए अनुकरणीय थी। प्राथमिकता यहाँ पे अगर राष्ट्रीय एकता को दिया जाता तो लोकतंत्र उपयुक्त नहीं था, जैसे कि अन्य जो देश थे वहाँ पे हम देख सकते हैं गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। और मुख्य रूप से दो चीज़ें यहाँ पे प्रमुख थी, जैसे कि प्रतिस्पर्धा और शक्ति। तो इन सभी का देख सकते हैं हम इन सभी के बारे में चुनावी राजनीति का उद्भव। अब इसके अलावा हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के संस्थागत पहलुओं की स्थापना। तो सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पश्चात हम देख सकते हैं जब संविधान का निर्माण या अंगीकृत हुआ तो वो समय हम देख सकते हैं 26 जनवरी 1950। तो इस समय क्या हुआ, संविधान का अंगीकरण हुआ, संविधान अंगीकृत किया गया। छब्बीस जनवरी 1950 को। इसके बाद हम देख सकते हैं देश की पहली लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार स्थापित करना आवश्यक था और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक प्रकार से हम देख सकते हैं ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारत निर्वाचन आयोग, तो इसकी स्थापना भी किया जाना था। तो इसकी स्थापना कब की गई, जनवरी 1950। अब जनवरी 1950 में की गई, इसकी आप परफेक्ट डेट बताइए कमेंट बॉक्स में किस तारीख को की गई और उस तारीख को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ जो है इंडिया अर्थात भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और पहले जो आयुक्त बनाए गए थे, चुनाव आयुक्त जिन्हें हम बोलते हैं निर्वाचन आयुक्त, तो ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन को यहाँ पे पहला निर्वाचन आयुक्त यहाँ पे बनाया गया और उस समय एक प्रकार से हम देख सकते हैं एक सदस्यीय था। ये एक सदस्य यानी कि इसके दो सहायक अभी वर्तमान में रहते हैं, दो जो असिस्टेंट रहते हैं, परंतु उस समय कौन थे, सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ करता था। भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली को यहाँ पे अपनाया, जहाँ एक पूर्व निर्धारित उम्र का कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है, अर्थात 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मतदान कर सकता है। चुनाव आयोग हालांकि पहले जो उसकी उम्र थी वो अलग थी, अभी वर्तमान की बताया जाए तो 18 साल है, ठीक है। चुनाव आयोग को जल्द ही यह एहसास हो गया कि भारत जैसे बड़े देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराना बहुत ही कठिन कार्य है। तो हम देख सकते हैं कठिन कार्य के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या था, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराना, साथ में मतदाता सूची को तैयार करना। अब यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी उस समय की। लगभग जो 40 लाख महिलाएं हैं, हम देख सकते हैं जो 40 लाख महिलाएं थी, 40 लाख महिलाओं ने स्वयं का पंजीकरण अपने नाम के बजाय किसी की पत्नी या किसी की बेटी के रूप में कराया। चुनाव आयोग ने इन प्रविष्टियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा यदि संभव हो तो इन प्रविष्टियों में संशोधन करने और यदि आवश्यक हो तो इन प्रविष्टियों को हटाने का आदेश भी दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये गलत जो है प्रविष्टि थी, गलत एंट्री थी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। और पहले आम चुनाव की तैयारी एक प्रकार से बड़ी जिम्मेदारी थी। इसमें हम देख सकते हैं पहले संसार में जो था इस पैमाने पर कोई भी चुनाव संपन्न नहीं किया गया था जैसे कि आज की डेट में भारत में हो रहा था। और उस समय 17 करोड़ योग्य मतदाता थे। कितने थे, 17 करोड़ योग्य मतदाता थे, मतलब जो वोट डाल सकते थे या मतदान कर सकते थे, जिन्हें लोकसभा में हम देख सकते हैं 489 जो सांसद थे, 489 सांसदों, और विधानसभा के हम देख सकते हैं 3200 जो विधायक थे, 489 सांसद और 3200 विधायक चुनने थे। किसको, 17 करोड़ मतदाता को। इन योग्य मतदाताओं में से केवल 15% ही साक्षर थे, मतलब हम देख सकते हैं जो 17 करोड़ है उसमें से 15% कैसे थे, शिक्षित थे, बाकी कैसे थे, अशिक्षित थे, ठीक है, या निरक्षर थे हम बोल सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने जो है वोटिंग की कुछ विशेष विधियां अपनाई, जैसे कि उम्मीदवारों के प्रतीकों द्वारा पहचान, जैसे चुनाव चिन्ह रहता है उसके द्वारा पहचान यहाँ पर कराई जानी थी। पहले आम चुनाव की अगर बात करें हम, तो पहले आम चुनाव में फैसला लिया गया कि हर एक मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाए। मतपेटी मतलब जैसे कि 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो 4 उम्मीदवारों के लिए 4 मतपेटी रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई पहले आम चुनाव में, जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए यहाँ ये मतपेटी रखी हुई है, ठीक है। अब
किसी व्यक्ति को इसको वोट डालना है तो इसको आकर वोट डाल देगा, या चुनाव पर्ची जो रहती थी उसको इसमें डाल देता था। तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई, हर एक व्यक्ति के लिए हर अलग मतपेटी रखी गई, और जो मतपेटी है उस पर जो है उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित रहता था, उसको देखकर पहचान कर ली जाती थी। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाता था जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। तो हम देख सकते हैं शुरुआत की जो 2 चुनाव हुए हैं, तो 2 चुनाव में यही प्रक्रिया अपनाई गई। कौन सी वाली? हर एक उम्मीदवार के लिए अलग से जो है सेपरेट मतपेटी यहाँ पे रखी जाती थी। उसके बाद 2 चुनावों के बाद यह तरीका बदल दिया गया और मतपत्र पर जो है हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। देखिए, एक पर्ची दी जाती थी प्रत्येक, मतलब सेपरेट हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ मतपेटी रखी जाती थी, ठीक है, सेपरेट, परंतु अब मतपेटी एक ही हो गई, और जो पत्र मतलब जो है मतपत्र मिलता था उसमें चुनाव चिन्ह बहुत सारे जो है सभी उम्मीदवारों के रहने लगे। तो उस चुनाव चिन्ह को यहाँ पे अंकित किया जाने लगा, और मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने एक सील या मोहर लगानी होती थी। और यह तरीका हम देख सकते हैं कब तक रहा, अगले 40 वर्षों तक ये जो तरीका है वो जारी रहा। अब अगर बात करें हम किसकी, 1990 की, तो 1990 के दशक के अंत में क्या हुआ, ये देखिए, ये जो प्रणाली है जिसे हम ईवीएम बोलते हैं, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मतलब इसकी जो है 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हो गई, परंतु हम देखें तो 2004 के अंत तक पूरे देश में इसका प्रयोग शुरू हो गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने प्रथम आम चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारी और मतकर्मी जो है इनकी नियुक्ति की गई थी, तो ये ज़्यादा हमारे लिए काम का नहीं है। और साथ ही यहाँ पे जो है एक प्रणाली अपनाई गई थी जिसका नाम था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अर्थात जो है मतलब एक प्रकार से ये जो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट जो है, जो प्रणाली को उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता था, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता था उसी को यहाँ पर विजयी घोषित किया जाता था, या फिर वही निर्वाचित घोषित किया जाता था। कुल मिलाकर 14 से अधिक राष्ट्रीय और 63 क्षेत्रीय स्थानीय दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े। साथ ही हम देख सकते हैं चुनाव जो थे, चुनाव की डेट अगर देखें हम यहाँ पे तो 25 अक्टूबर, यहाँ हम देख सकते हैं 1951 से 21 फरवरी 1952 तक जो है लगभग 4 महीने में ये जो है चुनाव एक प्रकार से संपन्न हुए। और बाद के चुनाव की अवधि धीरे धीरे घटा दी गई, अर्थात 1957 में अगर देखें तो 19 दिन कर दी गई। उसके पश्चात 7 से 10 दिन तक हो गई। और चुनाव में जनसंघ जो पार्टी थी और एक और थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई जिसे बोलते हैं, ये सभी दलों की भागीदारी के लिए उपयुक्त स्थिति है वो बनाई गई। साथ ही हम देख सकते हैं नई राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया जो थी एक प्रकार से ज़्यादा जागरूक हुआ करते थे, और यहाँ लोगों ने मतदान को एक प्रकार से कैसा एक उत्सव के तौर पर लिया। जैसे आप एक जो है प्रथम आम चुनाव का एक दृश्य देख सकते हैं। देखिए, भारी संख्या में लोग जो है मतदान करने के लिए उपस्थित हुए, महिला भी यहाँ पर हम देख सकते हैं भारी संख्या में उपस्थित रही। मतदान को एक प्रकार से उत्सव के रूप में जो है स्थानीय लोगों ने काफ़ी उत्सव के रूप में मनाया। लोगों ने मतदान के दिन उत्सव के दौरान जो पहनने वाले कपड़े हैं, महिलाओं ने आभूषण, इस प्रकार से काफ़ी हमको बहुत जो है उत्साह देखने को मिला। महिलाओं की व्यापक भागीदारी यहाँ पे देखने को मिली, और ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। और इसी के अलावा अगर देखें हम जो हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा, इसके अलावा हम देख सकते हैं राम राज्य परिषद, साथ ही अन्य स्थानीय दल और निर्दलीयों तक जो है कई राजनीतिक दल थे। और कांग्रेस लोकसभा की एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 364 सीटें, और हम देख सकते हैं टोटल जो है 45% मत प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये सब मतलब निर्वाचित एक प्रकार से निकली, मतलब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। कौन? कांग्रेस। 364 सीटें उसको मिली और 45% मत प्राप्त हुए, तो ये हम देख सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें 1952 की बात करते हैं।
1952 के बाद नेहरू के काल में 1957 और 1962 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अन्य आम चुनाव हुए। मतदान हम देख सकते हैं 1957 में 47% से बढ़कर 1957 में हम देख सकते हैं 47% से बढ़कर 1962 में कितना हो गया, 54% हो गया। तो देखिए अब मतदान जो है, मतदान करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और दोनों जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस फिर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर और केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकारें इसने बनाई। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी 1957 में केरल में सरकार बनाने में सक्षम हुई, जो दुनिया में कहीं भी हम देख सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी हम देख सकते हैं दुनिया में कहीं भी पहली लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थी। तो ये हम देख सकते हैं कहाँ पे ये सरकार बनी थी, केरल के अंतर्गत, ठीक है, 1957 में, याद रखना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं राजनीतिक जो था, मतलब राजनीतिक नेतृत्व ने राष्ट्रीय समेकन को बढ़ावा देने और एकीकरण की नीतियों को वैध बनाने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया। जैसे कि अशोक मेहता ने कहा है कि संसद ने देश की एकता के प्रमुख सूत्रधार के रूप में भी कार्य किया है। तो ये तो बात हो गई प्रथम आम चुनाव से संबंधित हमने देखे हैं, मतलब जो सारी चीज़ थी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संस्थागत पहलुओं की स्थापना के अंतर्गत। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कांग्रेस प्रणाली का प्रभुत्व, मतलब बहुत जो है लगभग हम देख सकते हैं 1950 से अगर बात करें 1967 तक, तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस प्रणाली का काफ़ी प्रभुत्व बना रहा। तो उसी से संबंधित हम सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंतर्गत हम देख सकते हैं चुनाव प्रणाली में प्रमुख पार्टी के रूप में कांग्रेस की सफलता ने जो है कई लोगों को गणराज्य के रूप में प्रारंभिक वर्षों को कांग्रेस प्रणाली के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया। और इन वर्षों की अगर बात करें तो इन वर्षों की मुख्य विशेषता क्या थी, कांग्रेस की चुनावी सफलता और कमज़ोर विपक्ष, मतलब यहाँ पे कांग्रेस का जो है चुनाव में काफ़ी सफलता यहाँ मिलती थी, साथ में विपक्ष में कोई ऐसी तगड़ी पार्टी नहीं थी जो इसको टक्कर दे सके। तो ये काफ़ी फ़ायदा मिला कांग्रेस को। और स्वतंत्रता के बाद तीन आम चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और कांग्रेस ने उस समय भी प्रत्येक 4 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की, जब उसे कुल हम देख सकते हैं 50% भी मत प्राप्त नहीं हुए। हम यहाँ पे देखे भी थे हमने, मतलब 45% यानी 45% मत प्राप्त हुए थे, फिर भी कांग्रेस की जीत हुई थी। उदाहरण के लिए हम 1952 में हम देखें तो 1952 में 45% थी, लेकिन यहाँ कुल सीट देखिए 45% 1952 में प्राप्त हुए, परंतु कुल जो सीटों का एक प्रकार से परसेंट अगर देखें 74% सीटें में से मतलब एक प्रकार से कामयाब रही। पहले आम चुनाव में लोकसभा की जो है 489 सीटों में कांग्रेस ने जो है 364 सीटों में जीत हासिल की। 1957 से 1962 के अगले 2 आम चुनाव में भी 494, इसके अलावा 371 और 361 सीटें हासिल की। 1957 में केरल जैसे एक प्रकार से केरल को अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। तो उस अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस जो है लगभग जो है 3 जो आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ हम देख सकते हैं एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एक पार्टी विशेष का दबदबा रहता है, मतलब एक पार्टी का ही प्रभुत्व बना रहता है। और हम देखें जो दुनिया के देश है, जैसे कि दुनिया के देश में बहुत सारे देश हम देखेंगे अभी, उदाहरण के रूप में हम एक पार्टी प्रभुत्व का उदाहरण वहाँ देख सकते हैं। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण अंतर यह था कि कई जो अन्य देश है उसमें जो था लोकतांत्रिक मूल्य और मानदंडों से समझौता किया गया, जबकि भारत में इन मूल्यों और मानदंडों का पालन किया गया। जैसे कि अगर बात करें अन्य देश में हम देख सकते हैं चीन की बात कर सकते हैं हम, इसके अलावा हम क्यूबा की बात कर सकते हैं, चीन, क्यूबा, और एक और चीज़ है जैसे सीरिया। चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे जो कुछ देश हैं उनका संविधान केवल एक ही पार्टी को जो है देश का मतलब देश पर शासन करने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पे म्यांमार, बेलारूस और मिस्र और इरिट्रिया जैसे कुछ देश हैं जहाँ पे देश जो है कानूनी और सैन्य उपायों के कारण प्रभावी रूप से एक पार्टी देश यहाँ पे रहता है। कुछ साल पहले तक अगर देखें तो जो मैक्सिको है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, इनमें भी एक पार्टी विशेष का दबदबा रहता था। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मतलब
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके नेतृत्व में हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हम देख सकते हैं भारत की आज़ादी के समय, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में कांग्रेस को जो है मतलब कांग्रेस को एक प्रकार से विरासत के रूप में वो मिला था। और नेहरू और सरदार जैसे कई जो नेता थे उनको जनता के बीच व्यापक रूप से सम्मान प्राप्त था। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय से जो है संपूर्ण देश में मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क विरासत में मिलने के कारण कांग्रेस जनता तथा अन्य जो है उस तक जो है आसानी से पहुंच सकी और उनसे काफ़ी जुड़ाव रख सकी। अन्य राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो इतने कम समय में जो है खुद को व्यवस्थित करना और जनता के आत्मविश्वास को हासिल करना संभव नहीं था। तो ये भी एक प्रकार से कांग्रेस के प्रभुत्व को दर्शाता है। साथ में हम देखें स्वतंत्रता के दौरान की अगर बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने समावेशी दृष्टिकोण अपनाया और समाज के सभी स्तरों की सदस्यता स्वीकार की। साथ में आज़ादी के बाद कांग्रेस ने उन्हीं विशेषताओं को अपनाए रखा। कांग्रेस विविध और विभिन्न वर्गों और क्षेत्रीय हितों के सुलह और पुनर्वास और समायोजन के माध्यम के रूप में कार्य करती रही और इनके प्रति अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखा गया। इसके अलावा कांग्रेस एक वैचारिक गठबंधन थी, तो हम इसमें बोल सकते हैं इसने अपने अंदर जो है क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी तथा दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के जो मध्यम वर्गीय है उनको एक प्रकार से समाहित किया। ठीक है, तो सभी का सम्मिश्रण हम बोल सकते हैं कांग्रेस। तो ये कांग्रेस ने सभी का सम्मिश्रण करके अपने अंदर रखा। साथ में हम देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी की गठबंधन प्रकृति ने विभिन्न गुटों को सहन किया और प्रोत्साहित भी किया तथा आंतरिक विविधता जो गुटबंदी थी कांग्रेस की कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत बन गई, क्योंकि इसकी जो है गठबंधन प्रणाली के कारण जो अन्य जो गुट थे उनको अपने में वो मिला लिया करता था। गुटों की व्यवस्था सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर संतुलन तंत्र के रूप में भी कार्य करती थी। साथ में यहाँ देखें चुनावी प्रतिद्वंदिता के पहले दशक की अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्ष के रूप में भी कार्य किया। इसलिए उल्लेखनीय जो राजनीतिक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रजनी कोठारी, आपने नाम भी सुने होंगे पहले। जो रजनी कोठारी है इन्होंने भारतीय राजनीति की इस अवधि को एक प्रकार से क्या कहा है, कांग्रेस प्रणाली कहा है। कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा इन्होंने दी है। इसके अलावा जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के कारण जो है सभी विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्य जो विधानसभा थी उसमें कांग्रेस प्रणाली अवधि के दौरान केवल नाम मात्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जो विपक्षी दल थे। इसके अलावा शुरुआत में भारत में लोकतंत्र जो थी उसकी सच्ची भावना को दर्शाते हुए कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के बीच आपसी सम्मान की उच्च परंपरा थी। गैर कांग्रेसी राजनीतिक नेता जैसे कि हम देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर बात करें हम, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें, इन्होंने जो है स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के ये सदस्य हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ हमने देखें कांग्रेस प्रभुत्व का जो था, कांग्रेस प्रणाली का प्रभुत्व क्यों था, इस सारी जो है कारण हमारे सामने उपस्थित हो गए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं इससे संबंधित, जैसे कि इन पार्टियों में हम अगर देखें तो सत्ता हासिल करने की तीव्र प्रतिस्पर्धा से कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के मध्य सकारात्मक संबंधों में धीरे धीरे गिरावट आई, क्योंकि अन्य जो पार्टियां थी वो एक प्रकार से सत्ता हासिल करने के लिए नकारात्मक संबंध वहाँ धीरे धीरे उत्पन्न हुए और उन्हीं के कारण यहाँ पे गिरावट आना शुरू हो गई इनके संबंधों में। और सभी हितों और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के सभी जो आकांक्षा थी उनको समायोजित करने की कांग्रेस की क्षमता में लगातार गिरावट के कारण अन्य जो राजनीतिक दल थे उनको जो है अधिक महत्व प्राप्त होना शुरू हो गया। और यहीं पर अगर बात करें हम 1960 की, 1960 के दशक के मध्य अगर देखें तो कुछ निराशा, एक प्रकार से हम देखें निराशा के साथ देश में पार्टी की आलोचना बढ़ने लगी और पार्टी के भीतर आंतरिक विभाजन ज़्यादा तेजी से बढ़ गया। लगातार 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हम देख सकते हैं, आर्थिक संकट उस समय उत्पन्न हो गया, कमज़ोर मानसून, सूखे आदि के कारण कृषि की विफलता देखने को मिली। इन सभी कारकों ने कांग्रेस के प्रति असंतोष उत्पन्न किया और विपक्ष जो राजनीति थी उसके लिए यहाँ पर काफ़ी जगह बनाई भारत के अंतर्गत। इस प्रकार अगर देखें हम कांग्रेस जो थी, कांग्रेस प्रभुत्व ने देश की राजनीति के केवल एक चरण का निर्माण किया। और 1967 की बात कर लेते हैं। 1967 में जो आम चुनाव हुए थे
तो इसमें इस चरण में जो है कांग्रेस की गिरावट देखने को मिलती है, या फिर हम देख लें गिरावट आने लगती है। इसके अलावा कुछ विपक्षी दल की बात कर लेते हैं। विपक्षी दल में हमको बहुत सारे यहाँ पे दल देखने को मिलेंगे, जो कि देखिए आपके सामने यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें, जैसे कि विपक्षी दलों की अगर बात करें यहाँ पे, तो विपक्षी दलों की चुनावी भागीदारी ने अपनी स्थापना के बाद शासन के लोकतांत्रिक चरित्र, शासन के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यों और नीतियों की निरंतर और वैचारिक आलोचना की। विपक्षी दलों ने लोकतांत्रिक राजनीति विकल्प को जीवित रखते हुए शासन के भीतर की नाराजगी और अलोकतांत्रिक बनने से उसको रोक दिया। इसके अलावा भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास के लिए पहले जो चुनाव थे, पहले चुनावों से ही भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसान मजदूर, प्रजा पार्टी, ये सभी जो पार्टी थी, उन राजनीतिक दलों का यहाँ पे अस्तित्व आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है इस प्रकार गणराज्य के प्रारंभिक वर्षों में लोकतांत्रिक जो समेकन था, उसकी प्रक्रिया में योगदान देने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों पर यहाँ पे हम देखने बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए उनसे संबंधित हम यहाँ 3 पार्टी देखेंगे। तो तीनों में सबसे पहले देखते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। सोशलिस्ट पार्टी जो थी, इसकी नींव जो थी आज़ादी के पहले ही यहाँ पे रखी गई थी। कब रखी गई थी? जब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने अधिक उग्र और समतावादी कांग्रेस की मांग की थी। तो हम देख सकते हैं इसका गठन 1934 में देखने को मिलता है। कांग्रेस मतलब जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीएसपी, यहाँ लिख लीजिए सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसको बोलते हैं। हालांकि पहले कांग्रेस के साथ ही थी, परंतु बाद में ये अलग हो जाती है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके कुछ प्रमुख नेता के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, साथ में हम देख सकते हैं अशोक मेहता, ये भी मुख्य नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के। आचार्य नरेंद्र देव, इसके अलावा कुछ और थे, जैसे कि एसएम जोशी जो थे इसके प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो स्वतंत्रता के पश्चात सोशलिस्ट पार्टी के समक्ष आने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेस के साथ उसका संबंध था। कांग्रेस पार्टी ने दोहरी सदस्यता से संबंधित जो नियम है वो बदल दिए थे, और कांग्रेस की सदस्यता से जो है सीएसपी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे उसको प्रतिबंधित कर दिया। इसलिए सीएसपी नेता 1948 में अलग सोशलिस्ट पार्टी बनाने को मजबूर हो गए। साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो सोशलिस्ट पार्टी थी वहाँ पे जो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो थी उसमें उसका विलय हो गया। और 1952 की अगर बात करें तो 1952 में इसका नाम क्या हो गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ये बन गई। इसके अलावा इनकी जो विचारधारा हुआ करती थी सोशलिस्ट पार्टी की, सोशलिस्ट लोकतांत्रिक समाजवाद, ये इस विचारधारा पर विश्वास रखते थे जिसने जो है उन्हें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों से अलग कर दिया। साथ में जो कांग्रेस है, कांग्रेस की इन्होंने काफ़ी तीव्र आलोचना की। सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे पूंजीपति और जमींदारों का समर्थन करने और श्रमिकों एवं किसानों जैसी पार्टी समर्थकों को अनदेखा उन्होंने किया। इस कारण इस पार्टी ने काफ़ी उसकी आलोचना की कांग्रेस की। और इसी के अलावा हम कुछ चीज़ें जैसे कि देखें तो सोशलिस्ट पार्टी के समक्ष जो है कुछ दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। कब? जब कांग्रेस ने हम देखें तो 1955 में समाजवादी प्रणाली के प्रति अपनी वचनबद्धता घोषित की। और इस तरह के परिदृश्य में उसके नेता जो थे अशोक मेहता ने कांग्रेस के साथ सीमित सहयोग की पेशकश की। हालांकि राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने एक निर्विवाद कांग्रेस विरोधी व्यवहार अपनाए रखा। साथ में हम देखें तो समकालीन समय में हम देख सकते हैं, मतलब अभी में तो जो सोशलिस्ट पार्टी का अस्तित्व हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में हम सोशलिस्ट पार्टी का अस्तित्व देख सकते हैं। या फिर एक और है राष्ट्रीय जनता दल, जिसे हम बोलते हैं आरजेडी।
या फिर हम बोल सकते हैं जनता दल, जनता दल अर्थात हम बोल सकते हैं यूनाइटेड, और जनता दल जो कि सेक्युलर है। इन सभी पार्टियों में हम सोशलिस्ट पार्टी का अस्तित्व यहाँ पे देख सकते हैं समकालीन समय में। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी पार्टी है विपक्षी दल में, भारतीय जनसंघ, जिसे हम बोलते हैं बीजेएस। ठीक है, तो जो बीजेएस है उसका गठन की अगर बात करें हम, तो गठन जो हुआ था उसका 1951 में। बीजेएस का जो गठन हुआ था 1951 में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है इसका जो है गठन किया था। तो ये भी हम याद रख सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में इसका गठन किया गया था। इसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता पूर्व जो आरएसएस था, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं, और हिंदू महासभा, इन सभी के रूप में, मतलब दोनों के रूप में यहाँ देखी जा सकती है। इसके अलावा इसका जो विचार है वो हम देख सकते हैं, जो भारतीय जनसंघ है उसका विचार एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के जो विचार है उस पर काफ़ी जोर दिया गया बीजेएस के द्वारा, अर्थात भारतीय जनसंघ के द्वारा। और तर्क दिया गया कि देश भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और मजबूत हो सकता है। साथ में इसके कुछ प्रमुख नेता थे भारतीय जनसंघ के, तो वो हम देख सकते हैं। एक तो हो गए जिन्होंने स्थापना की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। साथ में हम देख सकते हैं जो प्रमुख नेता थे, दीनदयाल उपाध्याय। इसके अलावा जो एक और थे, बलराज मधोक। ये इसके कुछ प्रमुख नेता थे भारतीय जनसंघ के। साथ में हम देख सकते हैं, देखिए कुछ और चीज़ें, जैसे कि बाद में जो है तत्कालीन जो लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें इसका जो है प्रदर्शन लगातार प्रभावहीन रहा, और इसकी राजनीतिक यात्रा एक प्रकार से चरम काल में जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी में इसका जो है विलय कर दिया गया। और 1977 की अगर बात करें तो 1977 में जनता सरकार के मंत्रिमंडल में जो भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, और साथ में हम देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये शामिल थे। समकालीन समय में भारतीय जनता पार्टी अर्थात जो बीजेपी थी, अपनी जो जड़ें है बीजेएस में बताती है। हम मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी थी उसकी जड़ जो है एक प्रकार से हम देख सकते हैं बीजेएस है। मतलब बीजेएस जो थी उसका जो थी बेस पार्टी थी, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में अगर देखें हम, तो रूस में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। ये रूस की क्रांति है। उससे प्रेरणा लेते हुए 1920 के दशक में राष्ट्र को प्रभावित करने वाली जो समस्या है उसके समाधान के रूप में समाजवाद की वकालत करते हुए कई कम्युनिस्ट समूह का उद्भव हुआ। तो उसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए कम्युनिस्ट जो थे पहले कांग्रेस के साथ ही थे, ठीक है, परंतु बाद में वो अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लेते हैं। तो इसके संबंध में अगर देखें तो कम्युनिस्टों ने मुख्य रूप से कांग्रेस के अंदर ही रहकर अपना कार्य किया, और लेकिन जब कम्युनिस्टों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन किया तो उन्होंने कांग्रेस से खुद को अलग यहाँ पे कर लिया गया। इसके अलावा हम देखें राजनीतिक दल का जो संचालन है, राजनीतिक दल का संचालन करने के लिए इसके पास समर्पित रूप से कार्यकर्ता और एक प्रकार से प्रभावी संगठन उपलब्ध था। कार्यकर्ता भी थे और एक संगठन भी उपलब्ध था इसके संचालन के लिए। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें एक प्रकार से हम देखें तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। अर्थात हम बोल सकते हैं जो कम्युनिस्ट एक हिंसक विद्रोह है उसमें विश्वास करती थी ये पहले, क्योंकि उनके विचार में सत्ता का हस्तांतरण वास्तविक नहीं था। बाद में उन्होंने हिंसक साधनों को त्याग कर दिया और सबसे बड़ी मतलब आम चुनाव में हम देखें तो आम चुनावों में भाग लिया और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में ये उभर कर सामने आई। इसके कुछ प्रमुख नेता की बात करें हम तो इसके कुछ प्रमुख नेता हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जैसे कि ए के गोपालन,
ये एक प्रकार से प्रमुख नेता के रूप में, और S.A. डागे। साथ में हम देखें तो P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया, ये इसके कुछ प्रमुख नेता थे। साथ में हम इस पार्टी की अगर बात करें तो ये जो पार्टी थी इसके कुछ प्रमुख संकेंद्रण था। जैसे कि हम देखें, ये हमारा जो है भारत का कुछ दक्षिण भारत हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे केरल वाले भाग में ये जो इसका प्रभुत्व देखने को मिलता है। साथ में आंध्र प्रदेश वाले भाग में हमको इसका प्रभुत्व देखने को मिलता है या संकेंद्रण देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, बिहार वाले क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्र में हम जो है इसका संकेंद्रण देख सकते हैं। किस पार्टी का? भारत की जो है कम्युनिस्ट पार्टी इसका। इसके अलावा जो है इसका विभाजन हो जाता है। विभाजन हम देख सकते हैं 1964 में। तो इसका विभाजन हो जाता है जिसके अंतर्गत जो है चीन समर्थक गुट ने जो है सीपीआई जिसके अंतर्गत होता है एम हम बोल सकते हैं या फिर मार्क्सवादी हम बोल सकते हैं। मार्क्सवादी का गठन किया जाता है, और जब दोनों पार्टी अलग अलग हो जाती है तो उसका जनाधार जो है एक प्रकार से गिर जाता है या कम हो जाता है हम बोल सकते हैं, और उनकी उपस्थिति जो है देश के बहुत एक प्रकार से बहुत कम राज्यों में ही है। तो ये सारी चीज़ हो गई। हम बात करें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में तो ये सारी चीज़ हमने देखें इसके संबंध में। इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो एक प्रकार से स्वतंत्र पार्टी, तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें ज़मीन की हदबंदी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं आर्थिक विकास के अंतर्गत, ज़मीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार का सरकारी अधिग्रहण और जो सहकारी खेती उसका प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी के बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो अगस्त 1959, तो अगस्त 1959 में इस पार्टी का क्या हुआ? गठन किया गया। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, और स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के नज़रिए से किए जा रहे जो राजकीय हस्तक्षेप थे, केंद्रीय नियोजन, इसके अलावा राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति को आलोचना की निगाह से देखती थी। इन्होंने जो है काफ़ी विरोध किया। जो कराधान पद्धति थी, कराधान का यहाँ पे काफ़ी विरोध किया गया, और जो लाइसेंस राज था, मतलब कोई भी चीज़ अगर संचालित करना, उद्योग व्यापार जो भी, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। तो जो लाइसेंस राज है उसको समाप्त करने की भी या उसको भी विरोध यहाँ पे किया गया। किसके द्वारा? स्वतंत्र पार्टी के द्वारा। यह दल गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने की उसको जो है गलत मानती थी। इसने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से एक प्रकार से अगर देखें तो नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की। साथ में हम देख सकते हैं उद्योगों और बड़े जमींदारों ने जो है इस पार्टी का काफ़ी समर्थन किया, उद्योगपतियों ने। साथ में हम देखें कई जमींदारियों ने, मतलब जो बड़े जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने इस पार्टी का काफ़ी समर्थन किया। इसके अलावा इस पार्टी का जो प्रभाव है वो काफ़ी सीमित था। स्वतंत्र पार्टी का प्रभाव काफ़ी सीमित था। समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी थी, इसलिए यह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। साथ में हम देखें कुछ प्रमुख नेता जैसे कि सी राजगोपालाचारी, इनको आप सभी जानते होंगे, सी राजगोपालाचारी। इसके अलावा के एम मुंशी, ये इसके प्रमुख नेता थे। एन.जी. रंगा और मीनू मसानी, ये कुछ प्रमुख नेता थे किसके? स्वतंत्र पार्टी के। तो ये देख ली हमने सारी चीज़ यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसके संबंध में। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे लोकतंत्र से संबंधित यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं हमारी वो हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो यहाँ पे है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के बारे में अब हम पढ़ेंगे।